हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में वर्क एनर्जी पावर में एनर्जी टॉपिक। और जब हम लोग बात करेंगे एनर्जी की, तो हमें पता है कि एनर्जी बहुत टाइप की हमें देखने को मिलती है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा? काइनेटिक एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी पे। और पोटेंशियल एनर्जी के एक आध टाइप जो कि स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर उसकी बात करें तो वो ठीक। चलो तो आज आते हैं हम लोग कि ये क्या बना हुआ भाई? ये कौन तुम लोग की हो? अरे तुम लोग कुछ भी कर सकते हो बैठे बैठे। तो हम सोचे कि ये क्या हो गया भाई। बात हो रही किसकी? एनर्जी की। तो अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी क्या है, तो एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी वर्क को करने की, किसी ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है? उसकी एनर्जी। अब एनर्जी हम लोग बहुत टाइप की देखते हैं, तो पहले हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं एनर्जी की यूनिट्स की, कि एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या है। जो वर्क के यूनिट होते हैं वही एनर्जी के यूनिट होता है, लेकिन कुछ यूनिट्स एकदम स्पेसिफाइडली यूज किया जाता है किसके लिए? एनर्जी के लिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसकी? कैलोरी की। तो कैलोरी थर्मल एनर्जी अगर है, माने हीट एनर्जी है, तो उसके लिए यूज करते हैं यूनिट क्या? कैलोरी। और 1 कैलोरी जो होता है वो 4.186 जूल के बराबर होता है। फिर जब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री में या हाई ऑर्डर फिजिक्स में, जब जाएंगे एटम्स न्यूक्लियाई में, तो जो बहुत छोटे छोटे एनर्जीज हमको दिखेंगे वो होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें ई छोटा बनेगा, वी कैसा बनेगा? बड़ा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ठीक। कल हम लोगों ने जूल और अर्ग का रिलेशन देखा था। अगर हम लोग अर्ग की बात करें कि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, तो 1 अर्ग इक्व टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7 जूल। ठीक। अच्छा, हम लोग के घरों में क्या बिजली का बिल आता है? हाँ। तो हम लोग बिजली के बिल में सुनते हैं कि इतने यूनिट बिजली का बिल आया, ऐसा सुनते हैं। वो यूनिट किसकी यूनिट होती? एनर्जी की यूनिट। क्या नाम होता है उस यूनिट का? वो यूनिट होती है तुम्हारी KWH, जिसको कहते हैं किलो वाट आवर। ठीक। और अगर ये एनर्जी की यूनिट है तो इसका भी रिलेशन जूल के साथ कुछ होगा। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है ये होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल किसके बराबर है? 1 किलोवाट आवर के। कई लोग सोचते हैं कि किलो वाट आवर जो है वो पावर का यूनिट है। बिल्कुल ध्यान देना है, किलो वाट केवल होगा तो पावर का यूनिट है, लेकिन अगर आवर लग गया साथ में तो किसका यूनिट है? ये एनर्जी का। ठीक। तो जब भी हीट एनर्जी होगी हम लोग कैलोरी का यूज करेंगे। एटम्स न्यूक्लियाई की कुछ एनर्जी बताएगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इस टाइप की एनर्जीज किस में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और नॉर्मल एनर्जीज किस में हम लोग देंगे? जूल या अर्ग में। ठीक। जूल कैसा यूनिट होता है? एसआई। अर्ग कैसा यूनिट है? सीजीएस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसकी स्टेट ऑफ मोशन की वजह से जो भी एनर्जी पजेस करेगा वो एनर्जी क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो डेफिनेशन लिख लेना, द एनर्जी possessed by any object due to its state of motion is known as kinetic energy। ठीक। द एनर्जी possessed by an object due to its state of motion is known as kinetic energy। बात करते हैं कि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। ये फॉर्मूला हमने देखा है। चलो ट्राई करते हैं कि इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे डिराइव कर पाएंगे। ठीक। तो हम लोग इस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू, या सिंस वी नो दैट, शुरू करो। सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है अपना, एक्सेलरेशन होता है। बोलो सही बात है। अब अगर इसमें हम लोग एक काम कर दें कि ds से ऊपर और ds से नीचे मल्टीप्लाई कराते हो, ये कौन है dt, तो ds बाई dt क्या बन जाएगा बोलो, ds बाई dt क्या होता, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, और ये खुद कौन बैठा dv, ये कौन बैठा ds, ये कौन है a, इसको भेजो इधर, तो ये उधर चला गया, क्या हो गया a ds इक्वल्स टू v d v। बोलो कोई दिक्कत दुख नहीं। अब हम लोग लेते हैं इंटीग्रल, तो लिखेंगे टेक इंटीग्रल बोथ साइड, टेक इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इंटीग्रल लिया, तो ये क्या बन जाएगा एडीएस, ये क्या बन गया वी डी वी। ठीक है, अब इंटीग्रल लेते समय हम लोग जब इंटीग्रेट इसको करेंगे, तो ये कौन है v, ये भी कौन है v, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, जो लोग नए हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है, x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। ठीक, तो यहाँ v की पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा v की पावर 2 डिवाइड बाय 2। बोलो सही बात है। और a तो कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s, माने अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx तुम्हें करना है तो ये क्या होता है x, इसको अलग से नोट कर लेंगे, इन्हीं दो की जरूरत पड़ेगी बार बार। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ए एस और वो क्या लिखा है वी स्क्वायर बाई 2, कोई समस्या है इसमें नहीं। अब अगर हम लोग एक काम करें कि m से मल्टीप्लाई करा दे दोनों तरफ, तो हमने क्या लिखा है इसको m a s और इसको लिखा m v स्क्वायर बाई 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। एम ए क्या होता भाई, क्या हमें पता है कि एम ए होता है फोर्स, एफ इक्वल टू एम ए, तो इसको हमने लिख दिया, ये क्या हो गया फोर्स, ये कौन है एस, तो हमने लिख दिया इसको एस, इसको हमने अच्छे से लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क, तो ये क्या बन गया वर्क, तो वर्क इक्वल टू क्या आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, वर्क खुद क्या होता, वर्क माने एनर्जी, वर्क क्या होता है एनर्जी ही होता है, तो यही वर्क जो होगा ये क्या होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। दिस वर्क डन, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो क्या बन जाएगा, इसीलिए डब जो काइनेटिक एनर्जी के ई है वो किसके बराबर हो जाएगी डब्ल्यू के, तो के ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर थोड़ा सा हम लोग इसमें ध्यान दें तो हम लोग को फॉर्मूला मिल गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो यही मिला। अगर इसमें हम लोग m से एक m ऊपर मल्टीप्लाई करा दे, और ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो नीचे डिवाइड कराना पड़ेगा, तो m इंटू वी क्या होता भाई, m इंटू वी होता है लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है लीनियर मोमेंटम, तो ये बन जाएगा p और ऊपर चढ़ा स्क्वायर और नीचे कौन है m, तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक, क्या हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, अगर हम लोग यहीं पे एक काम करते कि इसको ऐसे लिख सकते हाफ एम वी इंटू वी, वी स्क्वायर को क्या वी इंटू वी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो एम वी क्या बन गया पी, तो ये क्या हो गया ये हो गया पी वी बाई टू, तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिल गया तुम्हें पी वी बाई टू। ठीक, यहां से अगर 2m को इधर भेजोगे और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग के लिख लें तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2m के। बोलो होगा, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से अंडर रूट 2m के। ठीक है, समझ में आई बात है। अगर हम लोग एक ग्राफ बना दे किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बना दें और मोमेंटम को रखें कैसा कांस्टेंट, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा इस तरीके का, यहाँ पे P क्या है कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम क्या है कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी एक एक्सिस पे है और मास
दूसरी एक्सिस पे है। ठीक, और अगर मान लो इसके बाद ग्राफ बनाए हम लोग एक किसके बीच में, एक एक्सेस पे ले लें P, एक एक्सेस पे ले लें M। ठीक, तो जो ये ग्राफ है ये बनेगा कुछ ऐसे। ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ठीक, और अगर इसको थोड़ा सा कर दे हम लोग चेंज, कि एक एक्सेस पे अब ले ले किसको, यहाँ पे P लिया, M लिया, इधर ले लो काइनेटिक एनर्जी, इधर ले लो M। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, जहाँ पे क्या कांस्टेंट है आपकी बार, नहीं इधर P ले लो, ये M कांस्टेंट है। ठीक, अच्छा चलो एक बात बताओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट पे रहा हो, इफ u इक्वल्स टू 0, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 2as बोलो, मिल रहा। अगर इस 2 को डिवाइड में भेज दें, दिखाइए, और अब m से मल्टीप्लाई करा दें, तो m में क्या बना, f, और ये पूरा क्या बना, f इंटू एस माने w। तो ये क्या बन गया, w इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यही क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। दिख रहा। लेकिन अगर हम लोग 9th क्लास में होते, छोटे बच्चे होते, तो हम लोग इस तरीके के डेरिवेशन को कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, क्या, कि अब हम लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ऐसे। क्लियर है मैटर। चलो, अब मान लो तुमसे कहे, क्वेश्चन तुमको दे दिया कि आ, एक अल्फा पार्टिकल है और एक है प्रोटॉन। एक अल्फा पार्टिकल, एक क्या है, प्रोटॉन। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो हमसे कह रहा कि एक काम करो, इनके मोमेंटम्स का रेशियो बताओ, P ऑफ अल्फा अपॉन P ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता, P स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो हमने एक बार इसको लिखा K फॉर अल्फा, तो P स्क्वायर अल्फा अपॉन 2m अल्फा बोलो। ऐसे इसको प्रोटॉन के लिए लिखा, तो P फॉर प्रोटॉन और 2m ऑफ P। ठीक, हमसे कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, माने कि जो K अल्फा है वो किसके बराबर है, KP के। तो सिंस K अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर दिया है, KP के, तो तुमने अगर ये दोनों बराबर, दोनों की वैल्यूज, जो ये वैल्यूज थी दोनों की, इनको क्या करोगे, पुट कर दो वहां पे। तो क्या मिला, P स्क्वायर अल्फा अपॉन 2m अल्फा इक्वल्स टू P स्क्वायर P अपॉन 2m P। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये आ गया नीचे, P स्क्वायर अल्फा अपॉन P स्क्वायर P क्या बना, m अल्फा और m P। चलो इसी बात पे बताओ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये याद होना चाहिए। तो mp से mp क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कौन, 4। तो यहाँ पे दोनों क्या है, स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो उधर क्या जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट उधर गया तो क्या बचा, 2। तो क्या हो जाएगा, p अल्फा अपॉन p की बात करो तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, माने 2:1। ठीक है, रेशियो पूछेगा तो रेशियो कितना आएगा, 2:1, काम सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात करो। पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें,
तो कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि सरफेस से इतना ऊपर है, तो इसकी हाइट कुछ है, और ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो m तो कांस्टेंट है, और अर्थ के लिए g की वैल्यू भी हाइट के साथ घटती जरूर है g की वैल्यू, लेकिन तुम इतनी ऊपर जाके बात नहीं कर रहे कि g की वैल्यू ज्यादा घट जाएगी। माने तुम बात कर रहे किसी बिल्डिंग की जो 10 15 20 माले की हो, ये नहीं कि 50 किलोमीटर ऊपर चले गए। ठीक। और ये कौन है, हाइट। तो ये कब होती है, जब रुका है कोई, मतलब ये ऑब्जेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है इससे मतलब नहीं है, ये उसकी पोजीशन कितनी ऊपर है अर्थ के सरफेस से, इस बात पर डिपेंड करती है। अगर इसी पेन को हम अर्थ के सरफेस पे, मान लो ये अर्थ का सरफेस है मेरा हाथ, इस पे रख दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। क्यों? क्योंकि हाइट कितनी हो गई, जीरो। ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, अभी हम लोग आगे के चैप्टर से पढ़ेंगे, और इसमें भी एक पढ़ेंगे कि स्प्रिंग अगर है, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये माइनस में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो प्लस लगाओगे तुम। और ये क्या होती है, -GME/m अपॉन RE। RE, इनमें माइनस के साइन का मतलब होता है कि ये अपने आप को खींच रही है वापस। जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते तो अर्थ की तरफ अपने आप वापस आ रहा ना, अपने आप चला आ रहा, इसलिए कोई वर्क करना नहीं पड़ रहा, वर्क अपने आप हो रहा है, इसीलिए क्या लग रहा, माइनस। ऐसी किसी स्प्रिंग को जब खींच के छोड़ोगे तो अपने आप चली जाएगी वापस ना, कि उसको वापस करने के लिए धक्का मारोगे, ऐसा करोगे क्या, नहीं, अपने आप वापस जाएगी। इसीलिए ये क्या साइन लगा होता है, माइनस का। तो माइनस के साइन का रूल केवल इतना ही है, और के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक। चलो, इसका डेरिवेशन जो चैप्टर ग्रेविटेशन है उसमें देखने को मिलेगा, जबकि इसका डेरिवेशन हम लोगों को अपने इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक। क्लियर मैटर है, चुप रहो। चलो एक क्वेश्चन देखो, एक वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। मान लो कि तुम्हें वर्क फाइंड आउट करना है, तुमसे कह दिया कि फोर्स, तुम्हें कोई कुछ एक्सप्रेशन के फॉर्म में फोर्स दिया है, जैसे कि तुमको दे दिया 3x³ प्लस 2y², ऐसा कोई फोर्स दिया है, और तुमसे कह रहा कि ये फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को बदल देता है। मान लो कि ये पहले था 2 मीटर, 4 मीटर पे, और अब ये पहुंच चुका है 5 मीटर, 8 मीटर पे। ठीक। तुमसे कह रहा कि वर्क डन फाइंड आउट करके बता दो भैया। तो हमने कहा कि यार वर्क डन जो होता है वो होता है इंटीग्रल f/dx। बोलो, क्या ये बात जानते हैं हम लोग? तो हमने इस f को यहाँ पे पुट किया, तो हमने देखा कि क्या है, 3x³, लेकिन दूसरा वाला देखा कि वेरिएबल अलग है, तो तुरंत हम लोग क्या कर देंगे, इसको चेंज करेंगे ऐसे कि ये f x वाला कंपोनेंट और f y वाला कंपोनेंट dy। बोलो। ठीक है। तो ये होगा 3x³ dx इंटीग्रल प्लस 2y² dy। बोलो। ठीक है। अब पहला जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है, एक्स वाई। एक्स वाई, तो एक्स वाले को देखो, ये 2 है, ये 5, तो इसकी लिमिट लगेगी 2 से 5 तक। ठीक। ये कौन है, y, तो 4 से लेके कहां तक, 8 तक। इंटीग्रल कैसे खुलता है, 3 बाहर, x³ का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 4/4, और लिमिट क्या चलेगी, 2 से लेके कहां तक, 5 तक, प्लस 2 क्या हो जाएगा बाहर, y की पावर 2 का y की पावर 3 डिवाइड बाय 3, और लिमिट 4 से लेके कहां तक, 8 तक। बोलो। सही है। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो 3/4 तो बाहर है, x की पावर 4 की जगह पहले 5 रखेंगे, फिर माइनस लगा क्या रखेंगे, 2। तो ये रखा हमने 5 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। ठीक है। फिर ये प्लस 2/3 बाहर, y की पावर 3 है, माने 8 की पावर 3 और 4 की पावर 3, क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3।
तो 5 की पावर 4 माने कितना हो गया भाई, 625, और 2 की पावर 4 16 प्लस 2/3, 8 का क्यूब कितना होता, जल्दी बोलो। हाँ, नहीं याद है, याद रखो 512 ना, माइनस 4 का क्यूब 64, माइनस कराओ, माइनस कराओ, सॉल्व कर लो, आंसर आएगा इतना, जितना भी आए उतना जूल। ठीक, तो ये फोर्स किस में दिया था, फोर्स दिया है न्यूटन में। डिस्प्लेसमेंट के लिए उसने कहा कि कोऑर्डिनेट 2 मीटर से 4 मीटर और 5 मीटर से 8 मीटर चल रहा है, तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट होगा, ऐसे। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो ये ऑलरेडी पढ़ाया गया है, इस वीडियो को प्लेलिस्ट में अरेंज कर देंगे इसके बाद ही। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है वो क्या होती है कि अगर मान लो कि ये पेन चल रहा है पहले किसी वेलोसिटी u से, और तुमने इस पे फोर्स लगा के इसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया, माने अब वेलोसिटी हो गई v, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें mu²/2 mv²/2, तो क्या दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो गई, हो गई। तो फोर्स लगाने से काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया, फोर्स लगाने से काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया, माने ये क्या है, के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये कौन है, के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको माइनस करोगे तो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। यही क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे किसी स्प्रिंग की, ऐसे, और इसको खींचेंगे, खींच के इसको एक्सटेंड कर देंगे किसी डिस्टेंस x तक, और फिर ये वापस रिस्टोरिंग फोर्स से आएगी तो एनर्जी जनरेट करेंगे -12 kx²। ठीक है, फिर एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये 3 वीडियोस लाइन से सेट किए जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ, ये किसी ने देखे होंगे तो पहले ही से दिख रहे होंगे प्लेलिस्ट में, इनको अरेंज कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ध्यान सुनो इस बात को, इसका मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी आज है इतनी ही एनर्जी जब ये अर्थ नहीं बनी होगी तब भी रही होगी ना। और हम लोगों ने, याद करो, ज्योग्राफी में सुना कुछ बिग बैंग थ्योरी जैसा, कि कोई बहुत हाई डेंस छोटा सा चीज था, वो क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ, तो सारे प्लैनेट सन सब अलग हो गए, यही सुना हम लोगों ने। और सब किस में कन्वर्ट हो गए, अर्थ है तो क्या है, कोई मास का सिस्टम है ना, माने एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई किसमें, मास में ना। तो एनर्जी ही क्या होती है, मास में कन्वर्ट होती है, ये बात अंडरस्टूड है, किसने बताई, आइंस्टीन ने। एक रिलेशन याद करो, आया था E = mc², जिसको हम लोग कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था, किसमें, केमिस्ट्री में, जब डी ब्रोगली इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने इसको देखा था वहां पे, E = mc² का। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती, कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, केवल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मान लो कि ये पेन है, ये चल रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो अगर ये रुका है तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ये सरफेस है तो कुछ होगी, क्योंकि हाइट है इसके पास। अब ये चल दिया, तो बीच में भी अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी अब कुछ आ गई होगी, क्योंकि चल रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी हाइट घट गई इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई होगी, कम ना। तो पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा थी। जब ये यहाँ आ गया, चल चल रहा है अभी ये बीच के, लेकिन किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो इस समय इसने जो वेलोसिटी अचीव कर ली होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन इसकी हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। अब जब ये और नीचे आया, तो एक बात बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होती, नीचे, इसका मतलब बीच में वेलोसिटी नीचे वाले से कुछ कम रही होगी ना। इसका मतलब कि अब काइनेटिक एनर्जी जो ऊपर कम थी वो अब और ज्यादा हो गई, लेकिन क्योंकि ये सरफेस पे आ गया तो हाइट क्या हो गई, 0। इसका मतलब अब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, काइनेटिक 0 थी, पोटेंशियल पूरी थी मैक्सिमम, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या हो गई, काइनेटिक में कन्वर्ट होती चली गई। ठीक, समझ में आ गई बात।
और ऑब्जेक्ट कहाँ गया, पूरा चलते हुए नीचे। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ऐसे ही प्रूव करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, डेरिवेशन वाला देखोगे तो वैसे ही दिखेगा, कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, 3 पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, हर जगह काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम क्या होगा, इक्वल, जो कि किसके बराबर होगा, mgh के बराबर आएगा हर बार। ठीक है, समझ गए बात। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस वीडियो के बाद उन 3 को अरेंज कर देंगे, तो इसके बाद हम लोग आएंगे अपने पावर पे, फिर आगे कोलिजन पे। ठीक है, समझ गए बात। चलो, तो मिलते हैं हम लोग अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।